बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। मेरी उम्र 14 साल थी। मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म था। स्कूल से वापस आता तो होमवर्क करके बस दादा जान के पास ही वक्त गुजारता। मेरे दादा जान मेरा सब कुछ थे। अम्मी अब्बू एक हादसे में इस दुनिया से गुजर गए थे, यानी मैं यतीम भी था और मिस्कीन भी। दादी जान को फोत हुए बरसों बीत चुके थे। मेरा नाम बासित है। दादा जान की ज़िंदगी भी मेरे इर्द गिर्द ही घूमती थी। दादा जान हकीम भी थे और हाफिज़ भी। हाफिज़ होने की वजह से दम दरूद भी किया करते थे। लोग उनसे दवाई तो लेकर ही जाते, साथ दम भी करवाते। अल्लाह ने दादा जान के हाथ में शिफा तो रखी थी, और क्यों न रखते। 5 वक्त की नमाज के साथ तहज्जुद भी बाकायदगी से अदा करते। तस्बीहात पढ़ते, रोज़ाना घर में कुरान पाक की तिलावत करते। किसी से ज़्यादा पैसे भी वसूल नहीं करते। अगर किसी को डॉक्टर के पास जाना हो तो उसे पहले ही बता देते कि ये दवाई वक्ती आराम के लिए दे रहा हूँ, लेकिन आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। दादा जान की इस ईमानदारी की वजह से इलाके के तमाम लोग उन पर भरोसा करते थे। दादा जान मुसेहरी पर गाँव तकिए से टेक लगाए तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थे। मैंने होमवर्क ख़त्म किया और दादा के पास आकर बैठ गया। दादा जान ने कहा, मेरा शहज़ादा आ गया। माशाअल्लाह, मेरा शहज़ादा जितनी मेहनत कर रहा है, इंशाल्लाह एक दिन बहुत आगे जाएगा। मैंने कहा, दादा जान मैं बहुत आगे नहीं जाना चाहता, मैं तो बस आप जैसा बनना चाहता हूँ, ईमानदार, मोहब्बत करने वाला, जिसकी सब इज्जत करते हो। ये सुनते ही दादा जान उठकर बैठ गए। उन्होंने मुझे अपने बाजू में छुपा लिया और बोले, शाबाश मेरा शेर, आज मुझे पता चल गया है कि मेरा पोता मेरा नाम रोशन करेगा और अपने बाप का भी, और मेरी तरबियत मेरे शहजादे को उसी रास्ते पर लेकर जा रही है जिस पर उसे चलना चाहिए। शाबाश मेरा बेटा। दादा ने मेरे कंधे को जोर से थपथपाया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दादा जान ने तस्बीह को चूमते हुए कहा, जा मेरा पुत्र, देख दरवाजे पर कौन आया है। मैं उठा और बोला, दादा जान, होगा आपका कोई मुरीद। दादा हंसते हुए चप्पल पहनने लगे। मैं भागते हुए दरवाजे की तरफ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने चचा रहीम खड़े थे। मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, बासित बेटा, दादा जान घर पर हैं? मैंने कहा, जी रहमत चचा, दादा जान घर पर ही, आप अंदर आ जाएं। दादा तो कहीं जाते ही नहीं हैं, कहते मेरे मरीजों को इंतज़ार करना पड़ेगा। रहमत चचा ने हंसते हुए कहा, यही तो मेरे दोस्त की खूबी है। दादा जान भी हंसते हुए कमरे से निकल आए और बोले, आओ रहमत, आओ, कितने दिनों बाद आए हो। दादा जान और रहमत चचा आपस में बगलगीर हुए। रहमत चचा ने कहा, क्या करूं अजीज भाई, बस दुनियादारी है कि ख़त्म ही नहीं होती। दादा जान ने हंसते हुए उन्हें मुसेहरी पर बिठाया और बोले, अरे रहीम, दुनियादारी मरने से पहले ख़त्म होगी भी नहीं। उसके बाद दादाजी ने मुझे कहा, बासित बेटा, 2 कप अच्छी सी चाय बना लाओ। मैं जी दादा जान कहता बावर्ची खाने में चला गया। कोकाफ में आज बहुत रौनक थी। मौसम बहार की आमद की वजह से हर तरफ फूल खिले हुए थे। शहनशाह जिन्नात बाग में चहलकदमी कर रहा था। उसकी मलिका वहीं पर खड़ी खिले हुए फूलों को देखकर महजूज हो रही थी। बोली, चाहे हम कितने जादुई फूल क्यों ना लगा लें, जो सारा साल न मुरझा जाए, मगर कुदरती फूलों और उनकी खुशबू की बात ही और है। शहनशाह जिन्नात रुका। उसने चेहरा आसमान की तरफ किया, आंखें बंद करके गहरी सांस ली और बोला, मलिका, क्या कोई चीज़ कुदरत का मुकाबला कर सकती है? मलिका ने कहा, बिल्कुल नहीं शहनशाह जिन्नात। वो कहने लगा, बिल्कुल ऐसी बात है। इधर कोहकाफ की ऊंची पहाड़ी पर कोहकाफ के सबसे अहम और ताकतवर सरदार का बेटा सूरज बेचैनी के आलम में टहल रहा था। थोड़ी देर बाद एक जिनजादी माला और उसके साथ उसकी 2 कनीज परियां हाजिर हुई। जिनजादी माला को देखते ही जिनजादा सूरज उसकी तरफ आया और बोला, बहुत देर कर दी। जिनजादी माला बोली, बाबा हुजूर के होते हुए मैं मुखालिफ कबीले में कैसे आ सकती थी? वो गए तो फिर ही मैं यहाँ आ सकी हूँ। सूरज बोला, ये मुखालिफत आखिर कब तक चलेगी? मुझे तो यही नहीं मालूम कि इस मुखालिफत की वजह क्या है। जिनजादी माला ने कहा, मुखालिफत की बस एक ही वजह है कि बाबा हुजूर समझते हैं कि बुजुर्गी की शान और लिहाज से उन्हें आपके बाबा से पहले रखा जाता, लेकिन महल में सबसे ज़्यादा समझदार जिन आपके बाबा को बना दिया गया। मेरे बाबा कहते हैं कि सरदारों में भी उनका पहला नंबर होना चाहिए, मगर शहनशाह कोहकाफ ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसमें भी आपके बाबा बाजी ले गए। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, तो फिर आप कैसे नहीं जानते? जिनजादी के पीछे उसकी 2 कनीजें हाथ बांधे खड़ी थी। सूरज ने कहा, अच्छा,
गुजारिश है अगर आप अपनी कनीज़ों को थोड़ी देर के लिए भेज दें, तो दरअसल मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिनजादी माला ने कहा, ये दोनों मेरी बहुत ख़ास कनीज़ें, आप इनके सामने कह सकते हैं, लेकिन जो बात करनी है वो इनसे भी ज़्यादा ख़ास है। ये सुनकर माला ने सवालिया नज़रों से सूरज को देखा। फिर वो कनीज़ों की तरफ मुड़ी तो एक कनीज़ ने कहा, आप जैसे ही हमें याद करेंगी हम फिर हाजिर हो जाएंगी। ये कहकर दोनों कनीज़ें गायब हो गई। माला ने सूरज की तरफ देखते हुए कहा, आप बताएं वो ख़ास बात, और जल्दी बताएं क्योंकि बाबा के वापस आने से पहले मैंने घर वापस जाना है। सूरज बोला, दरअसल बात यह है कि शहनशाह कोकाफ जो भी फैसला करें वो सब ने मानना होता है। मेरे बाबा कहते हैं कि उन्हें सरदारी का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, मगर। माला ने कहा, अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि आपको मुखालिफत की वजह मालूम नहीं है। यह सुनकर सूरज थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो एक ही सांस में बोलता चला गया। माला उसे फटी निगाहों से देख रही थी। सूरज ने कहा, मुझे नहीं मालूम किसे सरदार बनना चाहिए, मुझे तो बस पता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये सुनकर माला मुंह फेर कर खड़ी हो गई। सूरज बोला, अभी पिछले साल मेले में आपको मैंने देखा था, उस दिन से लेकर बस अब तक आपको ही सोच रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आज आप तक पैगाम पहुँचाया। इतने में जिनजादी माला की दोनों कनीज़ें हाजिर हो गई। माला दोबारा सूरज की तरफ मुड़ी और बोली, सब जानते हैं ये मुमकिन नहीं है, लेकिन। सूरज ने माला की बात काटते हुए कहा, हाँ ये मुमकिन नहीं है, मगर आप इसे मुमकिन बना सकती हैं। जिनजादी माला बोली, मैं सोचूंगी। फिर वो अपनी कनीज़ों समेत गायब हो गई। दादा जान अपने शिफा खाने में बैठे थे। मोहल्ले के कासिम चचा अपनी छोटी बेटी के साथ शिफा खाने आए। उनकी छोटी बेटी दर्द से कराह रही थी। मैं दादा जान के पास बैठा कुछ देसी दवाइयाँ पीस रहा था। कासिम चचा ने दादा जान को सलाम किया और नीचे ही कालीन पर बैठ गए। दादा जान सलाम का जवाब देने के बाद बोले, क्या हुआ कासिम, बिटिया रानी को क्या हो गया है? कासिम चचा बोले, अजीज भाई क्या बताऊं, बेटी के पेट में कल रात से दर्द है, थोड़ा आराम आता है फिर दर्द शुरू हो जाता है। अब तो दर्द कम होने की बजाय ज्यादा ही होता जा रहा है। दादा जान ने कहा, ओहो बेटा बताओ किस जगह पर दर्द है? कासिम चचा की बेटी ने आंसू पोंछते हुए पेट पर हाथ रखा और कहा, इस जगह। दादा जान ने कहा कि बासित बच्चे 14 नंबर वाली फक्की की पुड़िया पकड़ाना। फिर दादा जान खुद उसे दम करने लगे। मैंने पुड़िया दादा जान को पकड़ा दी। दादा जान ने उसे दम किया और कासिम चचा को पकड़ाते हुए बोले, कासिम भाई ये पुड़िया अभी घर ले जाकर बेटी को खिलाओ और बेटी को फौरन अस्पताल ले जाओ। इससे अपेंडिक्स का दर्द है, डॉक्टर के पास फौरन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कासिम चचा बोले, ओ अच्छा तो ये बात है, फिर मैं निकलता हूँ, अभी अस्पताल पहुँचता हूँ। दादा जान बोले, हाँ हाँ बिल्कुल फौरन जाओ, अल्लाह खैर से ले जाए। कासिम चचा उठे और चले गए। उनके जाने के बाद दादा जान ने मुझे अपने पास बुलाया। बासित यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मैं उनके पास बैठा और बोला, जी दादा जान। दादा जान बोले, बासित मैं तुम्हें एक राज देना चाहता हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया, लेकिन वादा करो कि तुम उसे हमेशा राज ही रखोगे। मैंने कहा, क्यों नहीं दादा जान, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपकी बात न मानूं? दादा जान ने मेरे कंधे को थपथपाते हुए कहा, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जैसे ही मौका मिलता है तफसील से सब बताऊंगा। जिनजादा सूरज घर पर पहुंचा तो सरदार पहले ही मौजूद था। सूरज ने सरदार को अचानक देखा तो घबरा गया। सरदार ने कहा, सुनाओ लखते जिगर, परेशान क्यों हो गए हो? सूरज बोला, नहीं बाबा हुजूर मैं परेशान तो नहीं हूँ, बस इस वक्त आप घर आते नहीं है इसलिए आपको देखकर हैरान हो रहा था। सरदार ने कहा, मुझे भी बहुत हैरत हुई है, ऊंची पहाड़ी पर तुम अकेले क्या करने गए थे? ये सुनकर सूरज हक्का बक्का रह गया, उससे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। सरदार ने कहा, मुझे मालूम था कि तुम मुझे बुलाओगे तो नहीं, बस फिर खुद ही पहाड़ी पर चला आया, लेकिन तुम वहाँ किसी से बातें कर रहे थे इसलिए तुम्हें देखकर दूर से ही वापस लौट आया। ये सुनकर सूरज के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो बाहर निकलने लगा कि सरदार की आवाज़ आई, रुको सूरज। जिनजादा सूरज रुक गया। सरदार ने कहा, अगर मैंने तुमसे ये कहा कि तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि मुखालिफ कबीले का सरदार शिमर एक वक्त था मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो चाहता था कि तमाम सरदारों का सरदार बने। मेरे ख्याल से उसे बनना भी चाहिए था। शिमर बहुत बहादुर जिन है, लेकिन मुझे खुद इल्म नहीं कि शहनशाह कोहकाफ ने मुझे सरदारों का सरदार क्यों चुना था। लेकिन जब शिमर नाराज़ हुआ तो मैंने शहनशाह से पूछने की कोशिश की, लेकिन शहनशाह ने कहा, जो मुझे इल्म है वो तुम नहीं जानते। बस फिर मैं खामोश हो गया और शिमर सरदार कोहकाफ छोड़कर चला गया। उसके साथ उसका ख़ानदान और उसके हिमायती जिन्नात भी कोहकाफ छोड़ गए।
उस वक्त भी मैंने शहनशाह से कहा था, लेकिन शहनशाह ने उस वक्त भी यही कहा था कि फिक्र न करो, वो जल्द वापस आ जाएंगे। सूरज बोला, मगर बाबा हुजूर कितने साल बीत गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। सरदार अपनी नशिस्त से खड़ा होते हुए बोला, सूरज, मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। अगर तुम खुद पता करवा सकते हो तो करवा लो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर शिमर मान जाए तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सूरज ने ये सुना तो उसकी बातचीत खिल उठी। वो जल्दी से सरदार के गले लग गया और बोला, अब्बा हुजूर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो खामखा आपसे डर रहा था। सरदार ने कहा, मैं खुद चाहता हूँ कि शिमर अपने ख़ानदान समेत कोहकाफ वापस आ जाए। तुम अगर उन्हें वापस ला सकते हो तो कोशिश करके देख लो। सूरज ने सरदार का हाथ चूमते हुए कहा, बाबा हुजूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सरदार ने सूरज के कंधे को थपथपाया और बाहर निकल गया। सूरज बेचैनी के आलम में कमरे के अंदर टहल रहा था। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, जैसे भी हो मुझे माला तक ये खबर पहुंचानी होगी। सूरज अचानक रुका। उसने अपनी अंगूठी को रगड़ा। एक जिन हाजिर हुआ। जिन ने कहा, क्या हुक्म है छोटे सरदार? सूरज ने अपनी उंगली से ज़ुमर्द की अंगूठी निकाली और बोला, तुम्हें अपना हमराज बना रहा हूँ, लेकिन अगर ये राज खुला तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। जिन बोला, छोटे सरदार, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सूरज ने अंगूठी जिन की तरफ बढ़ाई और बोला, यह अंगूठी मुखालिफ कबीले के सरदार की बेटी तक पहुंचा दो, मगर किसी को कानू कान खबर ना हो। जिन ने अंगूठी पकड़ते हुए कहा, हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा राजदारी की वजह से 1-2 दिन लग जाएंगे। सूरज बोला, कोई बात नहीं, मगर बात बाहर न निकले। ये सुनकर जिन अदब से सर झुकाकर गायब हो गया। मैं स्कूल से वापस आया। दादा जान घर पर नहीं थे। मैंने खाना गर्म किया और खाने लगा। माँ और बाबा को दुनिया से गए 5 साल हो गए थे। खाना तो दादा जान ही बनाते थे, मगर मैं चाय बहुत अच्छी बना लेता था। उस वक्त दादा जान कहीं जाते तो नहीं थे, मगर आज न जाने घर को खुला छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैं खाना खाकर फारिग हुआ तो दादा जान आ गए। मैंने दादा को सलाम किया और उनसे लिपट कर बोला, दादा जान, आप घर पर नहीं थे तो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मोहल्ले में एक मरीज देखने चला गया था। दादा मुसहरी पर आकर बैठ गए। मैंने उन्हें पानी पिलाया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजे की तरफ भागा। बाहर 2 आदमी खड़े थे। मैंने सलाम किया तो वो बोले, हकीम साहब घर पर हैं? मैंने कहा, जी, मेरे दादा घर पर हैं, आप अंदर आ जाएं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और अंदर आ गए। दादा जान ने पानी का गिलास मुसहरी पर रखा। उन्हें देखकर खड़े हुए। आने वाले मेहमानों ने दादा को सलाम किया। दादा जान ने सलाम का जवाब दिया और आने की वजह पूछी तो वो बोले, आपके बारे में बहुत सुना है कि आप हरफन बोला है, इसलिए आपके पास एक मसला ले आए हैं। दादा जान ने ये सुना तो बोले, ज़रूर, क्यों नहीं, आप लोग खड़े क्यों हैं? फिर दादा ने दाएं कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप लोग अंदर आ जाएं, हम बैठ कर बात करते हैं। दादा जान और अजनबी मेहमान तीनों शिफा खाने चले गए और कालीन पर बैठ गए। दादा ने कहा, जी बताइए, क्या मसला है आपका? वैसे आपको पहले कभी नहीं देखा। एक मेहमान बोला, हाफिज साहब, हमें पता चला है कि आप सिर्फ दम ही नहीं करते बल्कि आपके पास कुछ ऐसे अमलियात भी हैं जिनकी वजह से आप लोगों के ना हल होने वाले मसाइल भी हल करते हैं, मगर ये बात कोई जानता नहीं क्योंकि आपने इस फन को सबसे खुफिया रखा है। यह सुनते ही दादा जान के चेहरे पर संजीदगी नजर आने लगी। दादा ने कहा, कौन है आप लोग? एक मेहमान बोला, हमारा तारुफ तो यही है कि अभी हम आपके पास मुश्किल लेकर आए, लेकिन वादा करें कि आप हमारी मदद करेंगे। दादा जान तो ज़ब का शिकार थे। कहने लगे, समझ नहीं पा रहा कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरा अजनबी मेहमान बोला, दरअसल हमें भी आपसे हमारी पहचान खुफिया रखने का वादा चाहिए। दादा ने कहा, जी ज़रूर, आप बिल्कुल फिक्र न करें। दोनों अजनबी मेहमानों ने चादर ओढ़ रखी थी। चेहरे को काफ़ी हद तक ढांपा हुआ था। उन्होंने चेहरे से चादर हटाई और एक मेहमान बोला, मेरा नाम सूरज है, मैं जिन ज़्यादा हूँ। ये सुनते ही दादा जान हैरत से आंखें फाड़े मेहमानों को देखने लगे। दादा जान बोले, मगर आपको मेरे बारे में किस तरह इल्म हुआ कि मैं? सूरज मुस्कुराते हुए बोला, कोहकाफ का एक जिन है, उसे इंसानों की दुनिया में घूमना फिरना अच्छा लगता है, वो अक्सर यहाँ आता रहता है, उसी ने मुझे आपके बारे में बताया है। दादा जान ने कहा, आप यहाँ आने की वजह बताएं। सूरज ने कहा, मैं कोहकाफ में रहता हूँ। कोहकाफ में एक कबीला बरसों पहले नाराज होकर निकला था। मैं उस कबीले के सरदार की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन सरदार रिश्ते से इनकारी हैं क्योंकि वो कोहकाफ से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। दादा जान ने कहा, और आप ये रिश्ता बनाना चाहते हैं? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल। दादा जान ने कहा, क्या नाम है उस सरदार का?
सूरज बोला, सरदार शिमर। ये नाम सुनते ही दादा खाली निगाहों से उनकी तरफ देखने लगे, फिर सर झुका कर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे उसी तरह बैठे रहे, फिर बोले, आप दोनों यहीं बैठे, मैं आता हूँ। दादा जान खड़े हुए। इतने में मैं चाय लेकर पहुँच गया। दादा ने मुझे देखा तो बोले, बासित जल्दी से मेहमानों के लिए चाय ले आओ। मैं ट्रे अंदर ले आया। मैंने ट्रे मेहमानों के सामने रखी। दादा साथ वाले कमरे में चले गए। मैंने कप उठाकर मेहमानों की तरफ बढ़ाया। उन्होंने जैसे ही एक मेहमान ने कप मुंह से लगाया, हाय कहते हुए उसने कप हटा दिया। मैंने कहा, आराम से पिए, चाय गर्म है। वो हो न कहकर खामोश हो गया। इतने में दादा कमरे में आए। उन्होंने एक सीप मेहमानों को पकड़ाते हुए कहा, बेटा इस सीप के अंदर जो मोती है वो मोती मजबूत धागे में पिरोकर अपने गले में डाल लेना, फिर शिमर सरदार के सामने जाना, उसका दिल तुम्हारे लिए मोम हो जाएगा, और खाली सीप को काफ के बीचों बीच दफन कर देना। लेकिन याद रखना कि आधी रात का वक्त हो, चांदनी फैली हो, इस सीप से ऐसी रोशनी निकलेगी जिसकी तपश सिर्फ सरदार शिमर महसूस करेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल को काफ के लिए खींचा चलाएगा। मुझे उम्मीद है फिर वो खुद शहंशाह से भी राब्ता करेगा। सूरज बोला, आपको यकीन है कि ये हो जाएगा? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीन है तो आप मेरे पास आए हैं। मेहमानों ने चाय पी और वापसी की इजाज़त मांगी। दादा जान उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आए। मेहमानों ने दोबारा चादर ओढ़ी, मुंह ढांपा। दादा जान ने सूरज से कहा, गले नहीं मिलोगे? सूरज और उसका साथी दोनों गर्मजोशी से दादा जान के गले मिले और चले गए। उनके जाने के बाद दादा ने दरवाज़ा बंद किया। उनका चेहरा बुझा नजर आ रहा था। मैंने पूछा, दादा जान ये लोग कौन थे? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। दादा ने कहा, ये बहुत दूर से आए हैं, इसलिए इन्हें पहले कभी नहीं देखा। सूरज को काफ में घर पहुंचा तो घर के बाहर ही उसे जिन मिल गया, जिसे सूरज ने ज़ुमरत की अंगूठी माला को पहुंचाने के लिए दी थी। जिन ने सलाम किया तो सूरज ने कहा, आप जल्दी आ गए? जिन ने कहा, जी काम हो गया और अहम खबर लाया हूँ। सूरज ने कहा, जी बताएं। जिन ने मुट्ठी बंद की सूरज की तरफ उसे खोला तो ज़ुमरत की अंगूठी सूरज के सामने थी और साथ ही सुर्ख नगीने वाली एक और अंगूठी थी, जिसे देखकर सूरज की आंखें चमक उठी। जिन बोला, सरदार की बेटी ने जवाब में ये अंगूठी भिजवाई है। सूरज ने अपनी अंगूठी पहन ली और दूसरी अंगूठी देखते हुए बोला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया। आप जाए, मैं जल्दी आपको दोबारा बुलाऊंगा। ये सुनकर जिन मुस्कुराया और गायब हो गया। सूरज उस वक्त अपने सबसे बेहतरीन और राजदार दोस्त के पास पहुंचा। अब शाम बाग में चहलकदमी कर रहा था। सूरज को अचानक देखकर बोला, सूरज तुम अचानक और बहुत खुश नजर आ रहे हो। सूरज ने कहा, अब शाम मेरे दोस्त, हमारी रिवायात के मुताबिक जब लड़की के घर रिश्ते का पैगाम भेजा जाता है तो ज़ुमरत की अंगूठी भेजी जाती है। अगर लड़की वो रिश्ता कबूल कर ले तो उसके जवाब में सुर्ख नगीने वाली अंगूठी भेज दें, वरना ज़ुमरत वाली अंगूठी वापस भिजवा दी जाती है। जिनज़ादा अब शाम बोला, मेरे दोस्त मुझे ये रिवायत क्यों पढ़ा रहे हो? मैं भी इससे कबीले का चश्मो चराग हूँ। सूरज बोला, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने चुपके से माला को ज़ुमरत की अंगूठी भिजवाई थी, उसकी मर्जी जानने के लिए, और जानते हो उसने ज़ुमरत की अंगूठी के साथ ये भिजवाया है। सूरज ने सुर्ख नगीने वाली अंगूठी अब शाम को दिखाई। अब शाम ने अंगूठी को देखते हुए कहा, हाँ मेरे दोस्त, ये तो कमाल हो गया। सूरज बोला, इसका मतलब है कि माला भी शादी के लिए तैयार है, सिर्फ सरदार को राजी करना रह गया है। अब शाम बोला, तो फिर उसके लिए क्या सोचा है? सूरज बोला, तुम सरदार शिमर के पास मेरे बाबा की तरफ से इल्ची बनकर जाओगे और उनसे उनकी नाराज़गी की वजह दरियाफ्त करोगे। अब शाम बोला, और अगर उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया तो? क्योंकि वो तो पहले ही किसी से नहीं मिलना चाहते। सरदारों ने उनसे राब्ते की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। सूरज बोला, मैं फिर बाबा हुजूर को कहूँगा जाने के लिए, तब तक सीप वाला काम भी हो जाएगा। अब शाम ने सोचते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं अपने दोस्त के लिए जो हो सका करूँगा। सरदार शिमर मेहमान खाने में बैठा था कि एक जिन ने आकर बताया कि कोहकाफ से जिनज़ादा अब शाम आया है, आपसे मिलना चाहता है। सरदार ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोला, भेज दो। जिन चला गया। चंद लम्हे बाद अब शाम मेहमान खाने में आया। उसने सरदार को सलाम किया। सरदार ने बैठने का कहा। अब शाम कालीन पर बैठ गया। सरदार ने कहा, कोहकाफ से ताल्लुक टूटे बरसों बीत चुके हैं, तुम क्यों यहाँ आए हो? अब शाम ने कहा, खून के रिश्ते जहाँ भी चले जाएं कभी ख़त्म नहीं होते, आप भी कोहकाफ का हिस्सा हैं अब तक। सरदार ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा, अच्छा, क्या वहाँ के जिन्नों को बरसों बाद याद आया कि मैं भी कोहकाफ का हिस्सा हूँ? अब शाम बोला, ऐसी बात नहीं है, आपके पास तो कई पैगाम भेजे,
लेकिन आप हमेशा मिलने से इनकार करते रहे। शिमर सरदार बोला कि मैं उनसे मिलकर करूँगा भी क्या, जिन्होंने मुझसे मेरी पहचान छीन ली। हबशाम ने कहा, मैं आपकी नाराज़गी की वजह जानने आया हूँ। सरदार ने कहा, कोई एक नाराज़गी हो तो बताऊँ। हबशाम ने कहा कि मैं आज आपसे सारी वजूहात जान कर जाऊँगा। सरदार ने लंबी आह भरते हुए कहा, ये उस वक्त की बात है जब मैं बहुत छोटा था। हम सब बहन भाइयों के बड़े भाई को भी उसी कोकाफ ने हमसे छीन लिया। हबशाम ने कहा, आपके भाई को छीन लिया, वो कैसे? सरदार शिमर ने गमज़दा लहजे में कहा, मेरा भाई एक इंसान ज़ादी की मोहब्बत में मुब्तला हो गया था, मगर जब उसे कोकाफ ले आया तो शहंशाह बहुत बरहम हुआ। मैं शायद उस वक्त 10-12 साल का हूँगा। बहुत बहस मुबासा हुआ। शहंशाह ने कहा कि इंसान ज़ादी यहाँ नहीं रह सकती। इस पर मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। माँ और बाबा का रो रो कर बुरा हाल था। हमारे घर तो पहले ही कोहराम मचा था। मुझे याद है कि भाई के गम में रो रो कर माँ बिस्तरे मर्ग पर पहुंची, मगर शहंशाह ने फैसला नहीं बदला। भाई यहाँ से क्या गए, फिर लौट कर नहीं आए। जब मैं बड़ा हुआ और सरदार बनने का वक्त आया तो मेरे साथ क्या किया गया वो तुम्हें उसने बता दिया होगा जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। अब जाओ और सरदार को कहो कि मैं वहाँ आकर अपने जख्म हरे नहीं करना चाहता। ये सुनकर हबशाम उठा, वापसी की इजाज़त मांगी और कोकाफ वापस चला आया। मामला सूरज के बाबा सरदार के पास पहुंचा। सूरज के बाबा ने हबशाम की पूरी बात सुनी और उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं अभी शहंशाह से बात करने जा रहा हूँ कि शिमर सरदार के भाई का क्या मामला है। ये कहकर सरदार कमरे से निकल गया। उधर सूरज ने मोती को मजबूत धागे में परोकर गले में पहन लिया। आधी रात के वक्त चांद की चांदनी में सीप को कोकाफ के बीचों बीच मिट्टी में दफन कर दिया। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा सब्ज चाय का कहवा पी रहा था। 2 दिन से बुखार था जिसकी वजह से स्कूल नहीं गया। दादा जान कमरे में आए और बोले, मेरा प्यारा पोता, कहवे के साथ दवाई भी लेनी है। दादा जान ने 2 गोलियां मेरे हाथ पर रखी। मैंने वो गोलियां चाय के साथ खा ली। इतने में दादा को कुछ याद आया। वो उठकर अपने कमरे तक गए। एक चिड़िया मेरे पास आकर बैठ गई। चिड़िया मेरे कंधे पर बैठी और मेरे कान में चूं चूं करने लगी। चिड़िया की चू चू सुनकर मैं उठने ही वाला था कि दादा जान कमरे में आए। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास बैठने ही लगे कि चिड़िया को मेरे कंधे पर बैठा देखकर ठटक कर रुक गए और बोले, अरे ये चिड़िया तो बहुत बहादुर है, तुम्हारी पालतू तो नहीं है, फिर तुम्हारे कंधे पर क्यों बैठी है? मैंने कहा, दादा जान थोड़ा सा दाना ला दें, चिड़िया को भूख लगी है। और ये अजनबी नहीं, चंद दिनों से स्कूल में भी मेरे पास आकर बैठ जाती है और दाना मांगती है। मैं इसे रोजाना दाना डालता हूँ। दादा जान हैरत से मुझे देखते हुए बोले, बासित तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा, जी दादा जान। दादा जान बोले, मगर तुम इसकी जुबान कैसे समझ लेते हो? मैंने कहा, नहीं मालूम दादा जान, बस समझ लेता हूँ, पता नहीं कैसे। ये सुनकर दादा कमरे से बाहर गए। मुट्ठी में दाना ले आए। उन्होंने दाना मेरी मुट्ठी पर रखा। चिड़िया मेरे हाथ पर बैठकर दाना खाने लगी और फिर उड़ गई। दादा ने कहा, बासित तुम्हारे साथ कोई और अनहोनी भी हो रही है। मैंने कहा, दादा जान 2 दिन पहले जब मैं छत पर कबूतरों को दाना डाल रहा था, दाना चुगते हुए कबूतर आपस में जो भी बात कर रहे थे मुझे सब समझ आ रही थी। दादा जान मेरे करीब बैठ गए, मुझे दोनों बाजू से पकड़ लिया और बोले, बासित तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, दादा जान मैंने समझा कि शायद मेरा वहम हो। दादा जान ने मुझे गले लगाया और बोले, बासित मेरा पोता। मैंने कहा, दादा जान आप क्यों परेशान हैं? दादा जान बोले, बेटा मैं इसलिए परेशान हूँ कि कहीं मेरे पोते को किसी की नज़र न लग जाए, ये बात किसी को बताना मत। कई दिन गुजर गए। बाबा हुजूर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बोले, सूरज मैं और तुम्हारी माँ शिमर सरदार के कबीले जा रहे हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर, फिर बताओ तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? ये सुनकर मैं बाबा के गले लग गया। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया बाबा हुजूर, अब बहुत अच्छे हैं। इतने में माँ कमरे में आई और बोली, अब चलें। बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल। मैं माँ के गले लग गया तो बाबा ने कहा, दुआ करो हम शिमर को कोकाफ लाने में कामयाब हो जाएं। ये कहकर बाबा हुजूर और माँ शिमर सरदार के कबीले की तरफ रवाना हुए। शिमर सरदार ने माँ और बाबा को मेहमान खाने में बिठाया। बाबा ने कहा, शिमर तुम्हारे सारे गिले शिकवे मुझ तक पहुँचे, इसीलिए खुद तुम्हारे पास आया हूँ। शिमर की बीवी सरदारनी बोली, हमारे लिए तो कभी कोई नहीं बोला। बाबा हुजूर ने कहा कि नहीं, मैं आपके लिए बोलूँगा और इसी ज़मन में मैंने शहनशाह से बात कर ली है। शहनशाह ने मुझे पूरा इख्तियार दिया कि जो मुनासिब लगे कर सकता हूँ। शिमर सरदार जो सर झुकाकर बैठा था बोला, पता नहीं हमसे क्या गलती हुई। बाबा हुजूर ने कहा, शिमर सरदार मैं एक सवाल ले आया हूँ, उम्मीद करता हूँ मुझे इनकार नहीं करोगे। शिमर सरदार ने कहा, कैसा सवाल?
बाबा हुजूर ने मेरी जुमट की अंगूठी शिमर सरदार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता चाहता हूँ। शिमर ने अंगूठी पकड़ते हुए हैरत से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा हुजूर बोले, मैं हमेशा से तुम्हें कबीले का हिस्सा समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम को काफ के सरदार बनो, तुम्हारा हक है। आखिर थोड़ी देर बहस व मुबासे के बाद सरदार शिमर ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी। ना सिर्फ ये बल्कि बाबा हुजूर को वापसी पर कहा कि वो भी शहनशाह काफ से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर बाबा बहुत खुश हुए और बोले, हाँ क्यों नहीं, मैं खुद शहनशाह से मिलने का वक्त रखवाता हूँ। अब तुम्हें काफ से कट कर रहने नहीं दूंगा। बाबा हुजूर वापस आए तो उन्होंने सूरज को ये खुशखबरी सुनाई। सूरज की खुशी तो बेइंतहा थी, लेकिन एक और बात भी थी। सरदार ने कहा, कौन सी बात? सूरज ने इंसानों की दुनिया में मिलने वाले हकीम साहब के बारे में बताया और उस अमल के बारे में भी जो सूरज हकीम साहब से लेकर आया था। ये सुनते ही सरदार बहुत हैरान हुआ। सरदार ने कहा, सूरज तुम बहुत हैरान कर रहे हो, क्या कोई इंसान इतना ताकतवर भी है कि वो हम जिन्नात पर अपने अमल कर सके? सूरज ने कहा, जी बाबा हुजूर, ये देखें। फिर उसने अपने गले में पहना मोती सरदार को दिखाया। सरदार ने मोती देखा तो कहा, अरे वाह, ये तो कमाल है। सूरज ने कहा, बाबा हुजूर, मैं हकीम साहब के घर जाकर उनका शुक्रिया अदा करने जा रहा हूँ। सरदार ने कहा, नहीं रुको, तुम अभी अब शाम और दूसरे जिन को भेज दो, बाद में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं शहनशाह के पास जा रहा हूँ, शिमर के इस्तकबाल की तैयारियां करनी है। बेटा मैं चाहता हूँ कि शिमर जल्द अज जल्द काफ आ जाए। सूरज ने कहा, ठीक है बाबा। सूरज का पैगाम लेकर अब शाम और सूरज का हमराज जिन हकीम साहब के घर की तरफ गए। मेरा बुखार काफ़ी बेहतर था। आज मैं 3 दिन बाद स्कूल से वापस आया तो दादा जान के शिफा खाने में उनकी दवाइयाँ बनवाने में मसरूफ़ हो गया। दादा जान ने कहा, बासित बेटा मैं सोच रहा हूँ कि। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दादा ने कहा, जाओ देखो कौन आया है। मैं उठा, दरवाज़ा खोला तो सामने चादर ओढ़े वही 2 अजनबी मेहमान खड़े थे जो पहले भी आए थे। कहने लगे, हकीम साहब घर पर हैं? मैंने कहा, जी बिल्कुल। वो अंदर चले आए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उन्हें शिफा खाने में ले आया। दादा ने उन्हें देखा तो खड़े हो गए। उन्होंने दादा जान को सलाम किया और बैठ गए। दादा ने मुझे कहा, बासित बेटा चाय बना कर ले आओ। ये सुनकर मैं जी दादा जान कहता हुआ बावर्ची खाने की तरफ चला गया। दादा जान ने उनसे पूछा, सुनाई कैसे आना हुआ? अब शाम ने कहा, हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। जो आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सूरज का बेटा सरदार की बेटी के साथ उसका रिश्ता तय हो गया है। सूरज के वालिद ने सरदार शिमर को काफ आने के लिए मना लिया है। सूरज खुद भी आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो नहीं आ सका क्योंकि उसने काफ में अपने होने वाले ससुर के इस्तकबाल की तैयारियां करनी थी। लेकिन सूरज के वालिद जो कि खुद भी सरदार हैं, उन्होंने आपके लिए शुक्रिया का पैगाम भिजवाया है और कहा है कि वो खुद आपका शुक्रिया अदा करने आएंगे। उन्होंने आपके लिए 2 खिदमतगार जिन भी भेजे हैं जो हर वक्त आपके साथ रहेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। वो बाहर खड़े, आप कहें तो मैं इन्हें अंदर बुला लेता हूँ। दादा ने जवाब दिया, देखो बेटा, मौलिज का काम होता है इलाज करना। मैंने वो किया। सरदार की मोहब्बत अपनी जगह, मगर मैं उनके खिदमतगार जिन कबूल नहीं कर सकता। मैं आज़ाद आदमी हूँ, आज़ाद रहना चाहता हूँ। मुझे खिदमतगारों का कोई शौक़ नहीं। मैं अपने सारे काम अपने हाथों से करना अच्छा समझता हूँ, लिहाजा तुम जिन्नात को वापस लेते जाओ। उन्हें मेरी तरफ से मुआज़त के साथ शुक्रिया भी कह देना। मैं चाय लेकर शिफा खाने में दाखिल हुआ। मैंने ट्रे उनके सामने रखी और दादा बोले, आप चाय पिएं। अब शाम कुछ कहना तो चाह रहा था मगर कह नहीं पाया। काफ में खूब रौनक लगी थी। शहनशाह के खास बुलावे पर शिमर जिन अपने अहले खाना के साथ काफ में दाखिल हुआ। सूरज और उसके वालिद सरदार ने शिमर और उसके अहले खाना का इस्तकबाल किया और महल की तरफ चल पड़े। शहनशाह ने महल में उनका इस्तकबाल किया और सबको कमरा खास में बिठाया। शहनशाह अपनी शानदार नशिस्त पर बैठा था। बाकी तमाम जिन्नात भी नशिस्त पर बैठ गए अपनी। शहनशाह ने कहा, शिमर सरदार, तुम्हारे सारे गिले शिकवे सर आंखों पर। तुम्हारे बड़े भाई को आज भी मैं नहीं भूला। उसे काफ से चले जाने का कहना मेरी गलती थी। मानता हूँ तुम्हारा भाई कतमीर बहुत नेक दिल और बहादुर जिन था। सारा काफ उसकी बहादुरी तस्लीम करता है, लेकिन तुम्हें सरदार खास ना बनाने के पीछे एक राज है। मैंने सोचा आज वो राज तुम्हें बता दूं, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है। शहनशाह ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल अगर तुम्हें उस वक्त सरदार बनाया होता तो तुम 2 चांदनी रात से ज्यादा रातें ना देख पाते।
ہمارے زیرک جن جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، یہ انہوں نے پیش گوئی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ شمر کو جوانی کے بجائے جوانی گزر جانے کے بعد سردار بنایا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا لگتا ہے کہ شمر کسی نہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے یا جان سے جا سکتا ہے۔ میرے لیے تمہاری زندگی زیادہ عزیز تھی۔ اس وقت اگر تمہیں یہ بات بتاتا تو تم سمجھتے کہ میں تمہیں سردار نہیں بنانا چاہتا، اسی لیے بہانے کر رہا ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں سردار بناؤں تو میرے خاص سردار کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سورج کا والد مسکراتے ہوئے بولا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، شمر میرا دوست ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا دوست کو کاف میں واپس آ جائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شمر نے مسکراتے ہوئے شہنشاہ کی طرف دیکھا تو شہنشاہ نے کہا، بس شمر، پرانی باتیں بھول جاؤ اور اپنے خاندان کے باقی جنات کو بھی یہیں آنے کے لیے پیغام بھجوا دو، اب تم نے واپس نہیں جانا۔ یہ سنتے ہی شمر نے سردار کے ہاتھ چوم لیے اور سورج کے والد کے گلے لگ گیا۔ شہنشاہ کی دعوت کے بعد سورج کے والد اور شمر سردار کے گھر والے سورج کے گھر آ گئے۔ شہنشاہ کے حکم کے مطابق سورج اور مالا کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سورج کے والد شمر، سردار اور سورج کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے اچانک سے سردار شمر کی نظر سورج کے گلے میں موجود دھاگے پر پڑی۔ شمر سردار نے کہا، سورج بیٹا، یہ گلے میں کیا پہن رکھا ہے؟ سورج نے موتی باہر نکالا اور اسے پکڑ کر دیکھتے ہوئے بولا، یہ بہت قیمتی موتی ہے۔ شمر سردار نے موتی کو دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ سورج کی طرف آیا، غور سے موتی کو دیکھتے ہوئے بولا، سورج، یہ موتی مجھے دکھاؤ۔ سورج بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے گلے سے موتی نکالا اور سردار شمر کو دے دیا۔ شمر چند لمحے غور سے موتی کو دیکھتا رہا، پھر سورج کی طرف مڑا اور بولا، سورج، یہ موتی تمہیں کہاں سے ملا؟ سورج نے کہا، چچا جان، یہ موتی مجھے… شمر سردار بولا، سورج، خدا کے لیے مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ موتی تمہیں کہاں سے ملا؟ سورج نے ساری کہانی شمر کو بتا دی۔ شمر سردار بولا، اس کا سیپ کہاں ہے؟ جلدی چلو، مجھے وہ سیپ دکھاؤ۔ سورج کا والد بولا، شمر بھائی خیر ہے؟ شمر نے سورج کے والد کے گلے لگتے ہوئے کہا، نہیں میرے بھائی، خیر نہیں ہے۔ سورج نے کہا، چچا جان، میرے ساتھ آئیں۔ سورج اور اس کا والد شمر سردار کو کاف کے بیچوں بیچ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں سورج نے سیپ کو دفن کیا تھا۔ ایک جن نے زمین کھودی اور سیپ نکال لی۔ شمر نے جلدی سے وہ سیپ لیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ اچانک بیٹھ کر وہ زور سے رونے لگا۔ وہاں موجود تمام جن حیران تھے۔ سورج کے والد نے شمر سردار کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور بولا، کیا ہوا میرے بھائی، کچھ تو بتاؤ۔ شمر سردار بولا، یہ سیپ اور موتی سورج کو کسی اور نے نہیں دیے، میرے اپنے بھائی نے دیے۔ شمر کی بات سن کر سب حیران پریشان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ شمر نے بتایا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جس دن میرا بھائی کو کاف چھوڑ کر جا رہا تھا، بابا حضور نے وہ نشانی کے طور پر بھائی کو سیپ دیا تھا۔ اس کے اندر یہی موتی تھا جو اس وقت بابا بھائی کو موتی دے رہے تھے، میں وہیں موجود تھا۔ بابا نے بھائی کے ہاتھ سے سیپ میں بند یہ موتی لیا اور میرے پاس آ کر کہنے لگے، شمر، اگر زندگی رہی تو سیپ میں بند یہ موتی ایک دن ضرور تمہارے پاس پہنچے گا، لیکن وہ وقت ہمارے دوبارہ سے مل کر بچھڑنے کا وقت ہوگا۔ اس کے بعد شمر سورج کی طرف لپکا اور سورج کا بازو پکڑ کر بولا، سورج بیٹا، مجھے میرے بھائی کے پاس لے جاؤ، اللہ کے واسطے میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ سورج نے کہا، چچا جان، آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی لے چلتا ہوں۔ وہیں کھڑے ایک جن کو سورج کے والد نے حکم دیا کہ فوراً محل میں جاؤ اور شہنشاہ کو سارا معاملہ بتاؤ، انہیں کہنا کہ ہم انسانی دنیا میں جا رہے ہیں۔ جن ادب سے سر جھکا کر غائب ہو گیا۔ شمر سورج اور اس کا والد حکیم صاحب سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سورج، شمر سردار، سورج کا والد انسانوں کے بیس میں حکیم صاحب کے گھر پہنچے۔ گھر کے باہر دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ شمر سردار نے کہا، سورج، یہاں تو تالا لگا ہوا ہے۔ اتنے میں قریب سے ایک راہگیر گزرا۔ سورج بولا، یہ حکیم صاحب کہاں گئے؟ وہ آدمی بولا، نہیں معلوم، 2-3 دن سے کہیں گئے ہیں، کسی کو کچھ بتا کر نہیں گئے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ہم لوگ تو خود پریشان ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ شمر سردار بولا، سورج، میرا بھائی کہاں چلا گیا؟ سورج کا والد بولا، صبر کرو، ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ شمر نے کہا، یقیناً میرا بھائی کوکاف واپس نہیں آنا چاہتا، اسی لیے وہ کہیں چلا گیا ہے، لیکن مجھے ہر حال میں اسے ڈھونڈنا ہے۔ میرے دوست، کچھ کرو۔ دادا جان کی طبیعت کئی دن سے مسلسل خراب تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا ہو رہا ہے۔ شہر سے بہت دور بہت مختصر سی آبادی تھی۔
गांव वालों ने अपनी मदद आप के तहत छोटी सी मस्जिद बना रखी थी। इमाम तो था नहीं, कोई न कोई इमामत करवा ही देता था। 3 दिन पहले मगरिब के बाद हम घर से निकले और चलते चलते यहाँ आ गए। दादा जान की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो गांव के लोगों ने मस्जिद में ही क़याम की इजाज़त दे दी। मैं रोज़ाना दादा जान से पूछ रहा हूँ कि हम घर कब जाएंगे, मगर वो हैं कि कुछ बता ही नहीं रहे। बस यही कह रहे हैं कि कुछ दिन तक चले जाएंगे, ना ये बता रहे कि हम यहाँ क्यों आए। उसी लम्हे एक बच्चा हाथ में ट्रे लिए मस्जिद के अंदर आया। उसने चप्पल उतारे और अंदर ही चला आया। दादा जान चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। बच्चे ने ट्रे मेरी तरफ बढ़ाई और बोला, मासी ने रात का खाना भेजा है। मैंने ट्रे उसके हाथ से ले ली और अंदर ले गया। मैंने ट्रे दादा के पास रखी और बोला, दादा जान उठे और खाना खा लें। ये सुनकर दादा जान उठे और बोले, अच्छा बेटा, कौन लाया ये खाना? बच्चे ने कहा, मैं लाया हूँ दादा जान, आप खाना खा लें, मैं बर्तन बाद में लेने आ जाऊँगा। ये कहकर वो बच्चा चला गया। शिमर सरदार का भाई के लिए रो रो कर बुरा हाल था। वो सब शहनशाह के दरबार में बैठे हुए थे। शिमर ने कहा, शहनशाह हुजूर, मेरे भाई को ढूंढ दें। मेरे भाई ने घर जाते हुए यही कहा था कि जब ये मोती मेरे भाई तक पहुंचेगा तब तक हमारे जुदा होने का वक्त आ चुका होगा। उस वक्त मैं बच्चा था, इस बात को समझ नहीं सका, मगर अब मुझे समझ आ रही है। मैं अपने भाई को दोबारा नहीं खोना चाहता। उसी वक्त एक जिन अंदर आया। उसने अदब से झुकते हुए शहनशाह को सलाम किया और बोला, शहनशाह, शिमर सरदार के भाई का पता चल गया है। ये सुनकर शिमर जो नीचे बैठा था उठ खड़ा हुआ और बोला, कहाँ है मेरा भाई, जल्दी बताओ। जिन ने जवाब दिया, इलाके से दूर एक छोटा सा गांव है। गांव की मस्जिद में वो पिछले 4 दिन से ठहरे हुए हैं। शहनशाह अपने तख्त से उतरा और शिमर के पास आया। शहनशाह ने शिमर के कंधे को थपथपाते हुए कहा, देखो शिमर सरदार, तुम आज से मेरे सरदार खास हो, इसीलिए खुद को मजबूत रखो और अच्छी उम्मीद रखो, देखना सब अच्छा होगा। शिमर ने शहनशाह के हाथ चूमे और एक बार फिर सूरज और उसके वालिद के साथ अपने भाई से मिलने के लिए निकल पड़ा। आज दादा जान की तबीयत कुछ बेहतर थी। उन्होंने फजर की नमाज की इमामत भी करवाई। मैं बहुत उदास था। मेरा स्कूल, घर और दोस्त याद आ रहे थे, लेकिन आज दादा ने मुझसे वादा किया था कि वो आज नहीं तो कल मुझे घर वापस ले जाएंगे। आज मौसम भी बहुत सुहाना था। बाहर का मौसम था, सुहाना क्यों न होता। यूँ तो उस छोटे से गांव के भी 2-3 लड़के मेरे दोस्त बन गए थे। दादा जान मस्जिद के अंदर बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। मैं मस्जिद से बाहर जाने के लिए चल पड़ा। उसी वक्त मस्जिद के खुले दरवाजे से 3 मर्द अंदर आए। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वो बोले, हकीम साहब से मिलना है, क्या वो यही हैं? मैंने कहा, जी वो अंदर ही हैं। एक शख्स बोला, उन्हें बताओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। मैं अंदर गया। दादा जान कुरान को लपेट कर रख रहे थे। मुझे देखते ही बोला, क्या बात है बेटा? मैंने कहा, दादा जान, बाहर कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दादा ने मेरी तरफ देखा और बोले, अच्छा। दादा मस्जिद से बाहर आ गए। सामने खड़े लोगों को गौर से देखने लगे और वो दादा जान को भी गौर से देख रहे थे। इतने में एक आदमी दादा जान की तरफ लपका और उन्हें गले लगाकर कहने लगा, मेरे बड़े भाई कतमीर, मैंने तो समझा था कि आपको देख ही नहीं सकूंगा। दादा जान सकते की हालत में सब देख रहे थे। फिर उस आदमी ने गले से मोती और सीप उतारा जो कि एक मजबूत धागे में परो दिया गया था। दादा को दिखाते हुए बोला, देखो भाई, तुम्हें घर से जाते हुए ये सीप और मोती बाबा ने दिया था। ये हमारे बाबा की निशानी है और याद है मैं अक्सर ये लेने के लिए बाबा से जिद करता था, मगर बाबा मुझे नहीं देते थे। मैं शिमर हूँ, तुम्हारा छोटा भाई। दादा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस आदमी को गले से लगा लिया और रोने लगे। दादा जान और उनके भाई काफ़ी देर गले लगे रोते रहे। फिर दादा ने उनके कान में सरगोशी की। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे प्यार किया और उसके बाद हम सब ने वापसी की राह ली। मैं अपने घर आकर बहुत खुश था। दादा जान भी बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन दादा जान और उनके भाई के दरमियान ऐसी कोई बात थी जिसके लिए वो दादा को मजबूर कर रहे थे, लेकिन दादा जान राज़ी नहीं हो रहे थे। दादा जान की तबीयत को देखते हुए उनके भाई ने 2 आदमी उनकी खिदमत के लिए यहीं भेज दिए और कहा कि वो दादा से मिलने आते रहेंगे। न जाने वो माजी की कौन सी बातें करते रहे जिनमें मुझे शामिल नहीं किया गया। कुछ दिन बाद दादा जान से मिलने उनके और भी रिश्तेदार आए, मगर वो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ रहते थे, मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा था। एक दिन मैंने दादा से कहा कि हम भी वहाँ चलते, मगर दादा जान टाल मटोल कर गए। कोई 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि दादा जान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनके भाई तक इत्तला की गई तो दादा से मिलने चले आए। जाने कौन कौन से टोटके करते रहे, मगर ठीक 2 दिन बाद दादा जान इस जहान फ़ानी से कूच कर गए।
میرے لیے تو میرے دادا ہی سب کچھ تھے، وہ بھی مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ ایسے لگتا کہ جیسے میری زندگی ویران ہو گئی ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اکیلا ان کے بغیر کیا کروں گا۔ دادا جان کے بھائی تقریباً 2 ماہ میرے پاس رکے رہے، پھر انہوں نے 2 ملازم میری دیکھ بھال کے لیے چھوڑے اور جاتے ہوئے کہا، باسط بیٹا، میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن تمہارے دادا نے وصیت کی تھی کہ باسط کو یہیں رہنے دیا جائے، بس اس کا خیال رکھنا، کیونکہ اسے پڑھنے کا شوق ہے، اس لیے تم گھبرانا نہیں، تم مجھے یاد کرو گے تو میں دوڑتا چلا آؤں گا۔ یہ کہہ کر شمر دادا چلے گئے تھے۔ آج میری عمر 25 سال ہو چکی ہے۔ 2 دن پہلے کی بات یہ ہے کہ مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ میرے دادا جان جن تھے۔ انہوں نے دادی کی محبت میں اپنی دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ انسانوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی جناتی طاقت بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ دادا جان کا نام قطمیر تھا، لیکن انہوں نے یہاں آ کر اپنا نام بدل کر عزیز رکھ دیا، اور یہی وہ راز تھا جو دادا جان مجھے بتانا چاہتے تھے، مگر وقت نے انہیں مہلت ہی نہیں دی، اور کچھ تو شاید وہ مجھے بتانے سے بھی ڈر رہے تھے۔ بہرحال میری نسبت جنات سے ملتی ہے، شاید اسی لیے مجھے بھی کہیں نہ کہیں وہ طاقتیں تھیں کہ میں پرندوں سے بات کر لیتا تھا۔ دادا جان نے اپنے بھائی کو یہ وصیت کی تھی کہ ان کے پوتے کو انسانوں کی دنیا میں ہی رہنے دیا جائے۔ شمر دادا نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا، میری ہر ضرورت پوری کی۔ آج میں ایک بہت اچھی کمپنی میں مینیجر کی جاب کر رہا ہوں، مگر کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں اصل میں کون ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔